नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2009 का जो पेपर है उसका जो शिक्षण अभिरुचि का जो पार्ट है वो करने वाले हैं। शिक्षण अभिरुचि के 50% इस वीडियो के अंतर्गत होंगे और इसके अलावा जीके के सामान्य ज्ञान के प्रश्न और हिंदी के प्रश्न हैं उसके वीडियो की लिंक नीचे है। तो हम इसी सीरीज़ में 2009 से लेकर 2022 तक के जो राजस्थान बीएसटीसी के पेपर हैं वो हल करवाएंगे और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभिरुचि का पार्ट है। पहला प्रश्न है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। यानी समाज में जो नैतिक पतन है वो हो रहा है तो इसको रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? शिक्षक का सदाचरण या कठोर दंड, नैतिक शिक्षा या उक्त में से कोई नहीं। तो जो नैतिक शिक्षा है उसका बढ़ावा करने पर यानी नैतिक शिक्षा बच्चों को देकर समाज में जो नैतिक पतन हो रहा है उसको रोका जा सकता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? यदि आप प्राचार्य किसी कॉलेज के और छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव को जो दबाव है वो पड़ने पर आप क्या करेंगे? तो चुनाव नहीं होने देंगे, उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे, तटस्थ रहेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो आप उनकी समस्याओं को जानकर समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आपकी पुत्री का विवाह होने को है और वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, ऋण लेकर दहेज की मांग पूरी करेंगे, दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे और अन्य लड़के से उसकी शादी करने के लिए आप विचार करेंगे। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप उसको दहेज नहीं देकर अन्य लड़के से उसकी शादी करने के पर आप विचार करेंगे। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन क्या होता है? अज्ञात होता है, असत्य होता है या पूर्ण सत्य होता है या आंशिक सत्य होता है? तो जो समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है वो आंशिक सत्य होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षक का दायित्व है कि केवल विद्यालय के प्रति, शिक्षक का दायित्व है विद्यालय के प्रति, केवल स्वयं के प्रति, विद्यालय एवं समाज के प्रति या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षक का दायित्व है वो विद्यालय एवं समाज दोनों के प्रति होना चाहिए। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन है असत्य है, पूर्ण सत्य है, आंशिक सत्य है या कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जो शिक्षक है वो समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन पूर्ण सत्य है क्योंकि शिक्षक ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है क्योंकि छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है, परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए हैं, व्यक्तियों में एकांकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए हैं, इसके कारण जो छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व वो कम हो गए हैं। तो संयुक्त परिवार में विकास होता था बालकों का, वो एकल परिवार में नहीं होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आपके घर में मेहमान आने पर आप क्रोधित होंगे, आप अपनी सामर्थ्य से अधिक दिखावा करेंगे, आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे, आप उदासीनता दिखाएंगे। आपके घर में अगर मेहमान आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे मेहमानों का। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए। एक नेता के रूप में शिक्षक है उसका कक्षा में कैसा व्यवहार होना चाहिए? नकारात्मक होना चाहिए, कठोरतापूर्ण होना चाहिए, निरक्षतापूर्ण होना चाहिए, उत्साहपूर्ण होना चाहिए। तो एक नेता के रूप में शिक्षक का व्यवहार है वो उत्साहपूर्ण होना चाहिए। जो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाँ, कभी कभी, कभी नहीं या संभवतः। तो जो हमारा मस्तिष्क है वो समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो हाँ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, सही। और अगला प्रश्न, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना प्राय हाँ, कदापि नहीं, कह नहीं सकते। तो सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो नेतृत्व का होना है वो एकदम आवश्यक है, यानी हाँ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, नेता अपने समुदाय का होता है, स्वामी होता है, प्रतिनिधि होता है या उक्त में से कोई नहीं होता या शोषक होता है? तो जो नेता होता है वो अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है सभी कार्य स्वयं करना, अधिकतम धन कमाना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, अपने पद को यथावत बनाए रखना। अच्छे नेता का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, कार्य करना। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था? अंग्रेजों की विरोधी भावना, दृढ़ संकल्प शक्ति, सुंदर व्यक्तित्व या इनमें से कोई नहीं? तो जो महात्मा गांधी है वो स्वतंत्रता संग्राम के कारण, दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण देश का नेता बना। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे भविष्य में नेता बन सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके, जनता को मूर्ख बना सके या मित्रता की भावना बढ़ा सके। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है ताकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है? कुछ नहीं, कम, बहुत कम या बहुत अधिक? शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में बहुत अधिक महत्व है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु जरूरी है विषय पर पकड़ होना, धन दौलत होना, अच्छी वेशभूषा होना या उक्त में से कोई नहीं? तो जो शिक्षक के लिए सफल शिक्षण के हेतु विषय पर अपनी मजबूती होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही। छात्र के व्यावसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। छात्र है वो अपने व्यवसाय का चयन करता है तो उस पर माता पिता का प्रभाव पड़ता है, समाज में उनके पद का, उनके व्यवहार का, उनकी आदतों का, उनकी शिक्षा का। तो माता पिता की किस प्रकार की शिक्षा है उसका छात्र के व्यवसाय चयन में प्रभाव पड़ता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपने रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना पसंद नहीं करेंगे, अपमान समझेंगे, पसंद करेंगे या उक्त में से कोई नहीं? तो आप शिक्षण अभिरुचि के भी अलावा, शिक्षण कार्य के अलावा और अन्य कार्य करना है वो पसंद भी करेंगे। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है विशाल क्रीड़ा स्थल की होती है, अच्छी पुस्तकों की होती है, समर्पित शिक्षकों की होती है या इनमें से कोई नहीं? तो छात्रों के विकास में जो सर्वाधिक भूमिका होती है वो समर्पित शिक्षकों की होती है। 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। जो प्राइवेट ट्यूशन है वो प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए, अन्यथा नहीं की जानी चाहिए। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, BSTC प्रवेश परीक्षा देने में आपका मुख्य उद्देश्य है? समय पास करना, नौकरी पाने का प्रयास करना, प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना या अध्यापन कार्य के प्रति आपकी रुचि? तो जो BSTC में प्रवेश परीक्षा देना आपका क्या है मुख्य उद्देश्य? BSTC प्रवेश परीक्षा देना आपका मुख्य उद्देश्य अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, शिक्षक की बढ़ती मांग की पूर्ति करना या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण प्रशिक्षण का जो मूलभूत उद्देश्य है वो शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है? छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना, छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना व छात्रों को कठोरता से दंडित करना। तो छात्रों में अनुशासनहीनता के जो निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है वो यही होगा कि छात्रों से सीधे संपर्क करना व उनको अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, किस कारण से वो अनुशासन कर रहे हैं, अनुशासनहीन हो रहे हैं। तो जो 3 नंबर ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ उदंड छात्र हैं, आप उनके साथ किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे? अनजान या निष्पक्ष का, तटस्थ का या उक्त में से कोई नहीं? अगर आपकी कक्षा में उदंड छात्र आप एक अध्यापक के रूप में हैं तो आप उसके साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार करेंगे। तो जो 2 नंबर ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास वार्डन में है तो आप अनुशासन कैसे स्थापित करेंगे? छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके, अचानक निरीक्षण द्वारा, परिस्थितियों के अनुसार या कठोर दंडात्मक रूप अपनाकर? तो जो यदि आप छात्रावास वार्डन में हैं तो आप छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर कर अनुशासन बना सकते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचार्य तथा अन्य शिक्षक के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण है वो डिपेंड करता है। प्राय, संभवतः या कभी नहीं या सदैव?
तो प्राचार्य यानी प्रधानाध्यापक होता है, प्राचार्य होता है, अन्य शिक्षकों के साथ जो व्यवहार होते हैं उन्हीं पर निर्भर करता है कि विद्यालय का माहौल कैसा होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सदैव सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी भी, कभी कभी या उक्त में से कोई नहीं। तो अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल नहीं, ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि छात्र शांति से बैठे रहें, छात्रों का मनोरंजन होता रहे, छात्र शिक्षक से भयभीत रहें, अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण वह संबंध हो। तो कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा, विशेष होगा, कठोर होगा, अनिश्चित होगा या सामान्य होगा? आप एक अध्यापक के रूप में है तो आपकी सहयोगी अध्यापिका के रूप में आपका जो व्यवहार है वो एकदम सामान्य होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की उन्नति तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, क्षेत्र एवं भाषा के संकीर्णता से दूर होकर कार्य करें। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? पूर्णतः सहमत, आंशिक सहमत या आंशिक असहमत, उक्त में से कोई नहीं। तो देश की जो उन्नति है वो तभी संभव होगी जब नागरिक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की संकीर्णता से आप दूर होकर कार्य करेंगे। तो इस कथन से हम पूर्ण सहमत हैं, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है? कथन है, असत्य है, सत्य है, अव्यवहारिक है एवं असंभव है। संप्रेषण कौशल है वो अर्जित किया जा सकता है, तो यह कथन एकदम सही है, तो सत्य 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं, सरल बनाते हैं, कठिन बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं या अप्रभावी बनाते हैं? तो जटिल वाक्य है वो नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को अप्रभावी बनाते हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना भी उतना महत्वपूर्ण है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? पूर्ण सहमत है, पूर्णतः असहमत है, आंशिक असहमत है या आंशिक सहमत है? तो पूर्ण सहमत है, मतलब शिक्षक का कार्य अध्यापन के प्रति जितना महत्वपूर्ण योगदान है उतना ही छात्रों के प्रति शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में होना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए? जटिल शब्दों का, चुटकुलों का, प्रश्नों का, उदाहरणों का, किसका प्रयोग करना चाहिए? उदाहरणों का प्रयोग करने से जो शिक्षक है वो आपको छात्रों को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा, तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए, राष्ट्रभाषा में होना चाहिए, विदेशी भाषा में होना चाहिए या मातृभाषा में होना चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं में जो संप्रेषण का माध्यम है वो मातृभाषा में होने चाहिए। और अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष प्राप्त होता है, क्या आप इस कथन से सहमत है? हाँ। अगला प्रश्न है, संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है? हाँ, नहीं, संभवतः, कभी कभी। तो संप्रेषण कला में सभी में जो दक्षता है वो समान नहीं पाई जाती है, तो जो 2 नंबर ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है? शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है वो शिक्षक की सहायता करती है कालांश पूरा करने में, काम बढ़ाने में, मनोरंजन करने में या शिक्षण प्रभावी बनाने में? तो जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो शिक्षक की सहायता करती है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है? शिक्षक को होती है, किसान को होती है, डॉक्टर को होती है, विद्यार्थी को होती है, शिक्षार्थी को होती है? तो संप्रेषण कला में दक्षता सर्वाधिक आवश्यकता है वो शिक्षक को होती है। आप एक टीचर है, मध्य अवकालीन अवकाश है में आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए चाय पान व्यवस्था का निरीक्षण करना, विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, साथियों की आलोचना करना या इनमें से कोई नहीं? तो आप अगर मध्य अवकाश में चाय पी रहे हैं तो उस समय आप विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहेंगे, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जन चेतना उत्पन्न करने हेतु अध्यापक को चाहिए? जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराया जाए, जन चेतना पर अनेक व्याख्यान दे, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, जन मानस में बिल्कुल दूर रहें। तो
जन चेतना उत्पन्न करने हेतु अध्यापक को सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहना चाहिए। जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना बहुत घटी है या बढ़ी है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मताधिकार की आयु कम हो जाने के कारण जो शिक्षार्थियों में चेतना है वो बढ़ी है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, आप उसकी परवाह नहीं करेंगे, अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे, अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे। अगर आप त्रुटि करते हैं तो अपनी त्रुटि को स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए छात्राओं की शिक्षा अधिक आवश्यक है, छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक है, किसी को शिक्षा की आवश्यकता नहीं या दोनों की शिक्षा की आवश्यकता है। तो परिवार, समाज तथा राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए छात्राओं की शिक्षा और छात्रों दोनों की शिक्षाओं की आवश्यकता है, तो जो 4 नंबर ऑप्शन है दोनों की शिक्षा वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी सजग रहना चाहिए। इस कथन से आप सहमत है, पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है, अविदित है या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, इस कथन से पूर्ण सहमत हैं, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है, क्या आप इस कथन से पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है या आंशिक असहमत है या इनमें से कोई नहीं? तो लक्ष्य प्रधान संप्रेषण से ही सार्थक होता है, आप इस कथन से पूर्ण सहमत है, 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? उन्हें अनुशासित बनाएं, उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें और अधिक शिक्षण कराएं, परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी एवं पृष्ठभूमि बताएं। तो अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने के लिए उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, तो जो 2 नंबर ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति का विकास करें, को आज्ञाकारी बनाए, विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए प्रेरित कर सके, छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है, वही एक अच्छा शिक्षक माना जाता है, तो 4 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है, यह कथन है अनिश्चित, असत्य, सत्य या आंशिक असत्य? तो सेवारत जो शिक्षक है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है, वो है सही है, तो सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 2009 से लेकर 2022 तक के जो BSTC राजस्थान BSTC के प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। इसमें सभी जो शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, GK व अंग्रेजी, संस्कृत सभी का पार्ट है वो करवाए जाएंगे। और आपको अन्य वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और PDF पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।